आज हम एक बहुत ही कुख्यात स्लोगन जो लोकतंत्र में जाना जाता है, आया राम गया राम की चर्चा करेंगे। दोस्तों, हाल ही में यूपी, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव हुए और बढ़ चढ़कर क्रॉस वोटिंग हुई। आपको पता होना चाहिए कि दल बदल कानून क्या है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री और अन्य विधायकों के विरुद्ध दल बदल विरोधी प्रक्रिया को लंबा खींचने के लिए महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष को अच्छी फटकार लगाई थी। न्यायालय ने योग्यता की कार्रवाई की प्रगति में कमी पर असंतोष व्यक्त किया और अध्यक्ष से 2 महीने के अंदर निर्णय लेने का आग्रह किया। इससे पहले न्यायालय ने स्पीकर को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्रवाई को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय करने का निर्देश दिया था। तो साथियों, आइए हम जानते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। वर्ष 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को गिरा दिया गया और उसकी जगह दूसरी सरकार का गठन हुआ, जिसमें शिवसेना के एक गुट शामिल थे। शिवसेना ने से अलग हुए एक गुट के नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने। इसके बाद ठाकरे समूह द्वारा महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल के इस्तीफे से पूर्व विश्वास प्रस्ताव के निर्णय को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की गई। अयोग्यता की स्थिति में न केवल शिवसेना विधायकों पर बल्कि मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे के पद पर भी इसका असर पड़ेगा। दल बदल विरोधी कानून वास्तव में क्या होता है? क्या दल विरोधी कानून कभी भी काम करता है? वास्तव में दल बदल विरोधी कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाने पर संसद सदस्यों यानी सांसदों, विधानसभा सदस्यों, विधायकों को दंडित करता है। विधायकों को दल बदलने से हतोत्साहित करके सरकारों में स्थिरता लाने के लिए संसद ने वर्ष 1985 में इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, इसे 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान को निर्धारित करता है। आखिर हमारे संविधान में दल बदल कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह वर्ष 1967 के आम चुनाव के बाद पार्टी छोड़ने वाले विधायकों द्वारा कई राज्य सरकारों को गिराने की प्रक्रिया थी। इसके तहत सांसद या विधायकों को दंडित नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह सांसदों या विधायकों को दल बदल के लिए दंड के बिना किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने या विलय की अनुमति देता है। साथ ही दल बदल करने वाले सांसदों का समर्थन या उन्हें स्वीकार करने के लिए राजनीतिक दलों को दंडित नहीं किया जाता है। वर्ष 1985 के अधिनियम के अनुसार किसी राजनीतिक दल के 1/3 निर्वाचित सदस्यों द्वारा दल बदल को विलय माना जाता है। लेकिन 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें बदलाव कर दिया गया और अब कानून की नजर में वैधता के लिए किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्यों को विलय के पक्ष में होना अनिवार्य है। कानून के तहत अयोग्य घोषित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से उसी सदन की एक सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित मामलों पर निर्णय ऐसे सदन के सभापति अथवा अध्यक्ष को प्रेषित किया जाता है। यह प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के अधीन है। हालांकि कानून ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामले का फैसला करना अनिवार्य होता है। दल बदल का आधार क्या हो सकता है? पहला हो सकता है स्वैच्छिक त्याग। यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ना चाहता है, लेकिन इसमें निर्देशों का उल्लंघन क्या है? यदि कोई निर्वाचित सदस्य अपने राजनीतिक दल अथवा ऐसा करने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा पूर्व अनुमोदन के बिना जारी किए गए किसी आदेश के विपरीत ऐसे सदन में मतदान करता है अथवा मतदान से अनुपस्थित रहता है, तो दल बदल कानून के अधीन आता है।
अगला बिंदु हो सकता है कि यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। मनोनीत सदस्य क्या होता है? यदि कोई नामांकित सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो मनोनीत होता है। दल बदल की राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है? सबसे पहला है चुनावी जनादेश का उल्लंघन होता है। जो विधायक एक पार्टी के लिए चुने जाते हैं और फिर मंत्री पद या वित्तीय लाभ के प्रलोभन के कारण दूसरी पार्टी में जाना अधिक सुविधाजनक समझते हैं तथा पार्टी बदल लेते हैं, इसे दल बदल के रूप में जाना जाता है। यह चुनावी जनादेश का उल्लंघन माना जाता है। दूसरे पक्ष में हो सकता है कि सरकार के सामान्य कामकाज पर प्रभाव पड़े। एक बहुत ही कुख्यात स्लोगन है आया राम गया राम, और आया राम गया राम का नारा 1960 के दशक में विधायकों द्वारा लगातार दल बदल की पृष्ठभूमि में गढ़ा गया था। दल बदल के कारण सरकार में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है और प्रशासन पूरी तरह से प्रभावित होता है। इस दल बदल की वजह से हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलता है। दल बदल विधायकों की खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देता है, जो स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के जनादेश के खिलाफ है। इस तरह समझिए कि एक विधायक को उसके क्षेत्र की जनता ने इसलिए चुना कि वह एक एजेंडा लेकर पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा और बाद में अपने फायदे के लिए उसने अपनी पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाकर वोट किया या वोटिंग में अनुपस्थित रहा। यह दल बदल कानून के अंतर्गत ही आता है। दल बदल विरोधी कानून के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं? दल बदल विरोधी कानून की पैराग्राफ 4 में कहा गया है कि यदि कोई राजनीतिक दल किसी अन्य दल में विलय करता है तो उसके सदस्य अपनी सीटें नहीं खोएंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस विलय के लिए सदन में उस पार्टी के पास कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। कानून यह नहीं बताता कि विलय करने वाली पार्टी का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर आधार है या नहीं। प्रतिनिधि एवं संसदीय लोकतंत्र को दल बदल किस प्रकार कमजोर करता है? कानून बनने के बाद सांसद या विधायक को पार्टी के निर्देशों का आंख मूंद कर पालन करना होता है और उन्हें अपने निर्णय से वोट देने की आजादी नहीं होती है। दल बदल विरोधी कानून ने विधायकों को मुख्य रूप से उनके राजनीतिक दल के प्रति जिम्मेदार ठहराकर जवाबदेही की श्रृंखला को बाधित कर दिया है। अब साथियों, इससे बहुत ही कुछ अध्यक्ष की भूमिका पर निर्भर करता है। दल बदल विरोधी मामलों में सदन के सभापति या अध्यक्ष के निर्णय की समय सीमा से संबंधित कानून में कोई स्पष्टता या क्लैरिटी नहीं है। कुछ मामलों में 6 महीने और कुछ में 3 वर्ष भी लग जाते हैं। कुछ ऐसे मामले भी हैं जो अवधि समाप्त होने के बाद निपटाए जाते हैं। एक और बात सामने आती है कि दल विभाजन की कोई मान्यता नहीं है। 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2004 के कारण दल बदल विरोधी कानून ने दल बदल विरोधी शासन को एक अपवाद बनाया है। हालांकि यह संशोधन किसी पार्टी में विभाजन को मान्यता नहीं देता है, बल्कि इसके बजाय विलय को मान्यता देता है। केवल सामूहिक दल बदल की अनुमति होती है। यह सामूहिक दल बदल यानी एक साथ कई सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन को अनुमति देता है, लेकिन व्यक्तिगत दल बदल बारी बारी से या एक एक करके सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। अतः इसमें निहित खामियों को दूर करने के लिए संशोधन की पूरी आवश्यकता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि यदि कोई राजनेता किसी पार्टी को छोड़ता है तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन उस अवधि के दौरान उसे नई पार्टी में कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए। एक और बात सामने आती है कि बहस और चर्चा को बढ़ावा देने के बजाय भारत के दल बदल विरोधी कानून ने पार्टियों और आंकड़ों पर आधारित लोकतंत्र का निर्माण किया है। इससे संसद में किसी भी कानून पर होने वाली बहस कमजोर हो जाती है तथा असहमति, डिसेंट एवं दल बदल यानी डिफेक्शन के बीच अंतर नहीं रह जाता है। अब बात ये साफ हो जाती है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। कई विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि कानून केवल
उन वोटों के लिए मान्य होना चाहिए जो सरकार की स्थिरता का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के लिए वार्षिक बजट का अनुमोदन अथवा अविश्वास प्रस्ताव पारित होना आदि। राष्ट्रीय संविधान प्रकार्य समीक्षा आयोग NCRWC सहित विभिन्न आयोगों ने सिफारिश की है कि किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का निर्णय पीठासीन अधिकारी के बजाय सांसदों के मामले में राष्ट्रपति और विधायकों के मामले में राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग की सलाह पर किया जाना चाहिए। होलोहन के फैसले में न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि अध्यक्ष का कार्यकाल सदन में बहुमत के निरंतर समर्थन पर निर्भर है और इसलिए वह ऐसे स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। होलोहन के फैसले में न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि अध्यक्ष ऐसे स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं क्योंकि उनका कार्यकाल सदन में बहुमत के निरंतर समर्थन पर निर्भर करता है। साथियों, दल बदल विरोधी कानून तो है, किंतु यदि सत्ता दल ऐसा करता है तो उसके अपने अध्यक्ष को निर्णय में अगर 3 साल या उससे भी अधिक समय लगता है तो दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन करने वाले विधायक या सांसद को पूरा कार्यकाल मलाई खाने और जनता द्वारा दिए गए जनादेश का विरोध करने का मौका मिल जाता है। 39 साल में कब इसे सरकार ने बचाने और गिनारे ने काम किया जरा देखते हैं। भारत में अब तक 7 मौकों पर दल बदल विरोधी कानून के तहत विधायकों पर कार्रवाई हुई है। इसमें सबसे ज्यादा कार्रवाई कर्नाटक में हुई है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के ताजा अयोग्य घोषित कर दिया गया है और यूपी और कर्नाटक में बाकी है। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये केस स्टडी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी सूचना आपको मिल सके। नमस्कार।